नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब तक डॉक्टर दानिश के साथ मैं हाजिर हूँ। आज एक छोटा सा इंट्रो करूँगा क्योंकि मेरे अहम मेहमान हैं, उनकी बात हम ज़्यादा सुनेंगे, आप भी सुनिए। एक जुमला कहते हुए मेहमानों का तारुफ कराऊँगा कि करप्शन जो होती है किसी भी इदारे को और मुल्क को खोखला कर देती है, और नाअहलियत किसी भी इदारे को और मुल्क को डुबो देती है। और जहां नाअहलियत और करप्शन दोनों हो, उस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं, आइए उनका तारुफ कराते हैं, फिर एक ब्रेक पे जाते हैं, फिर अपने सवालात पे आते हैं। मेरे साथ हैं जनाब हफीजुल्लाह नियाजी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ रऊफ़ क्लासरा साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं। आपका सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मेरे साथ हैं सलीम साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आता हूं हफीजुल्लाह नियाजी साहब की तरफ। हफीजुल्लाह नियाजी साहब, वज़ीर आज़म के इख्तियारात के बारे में 2 साल में जो भी हैं उसके ऊपर तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं एक तरफ, लेकिन सर ख़ास तौर पे अभी पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब के इलाज के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि मैंने तर्ज खा के नवाज शरीफ साहब को इलाज की इजाज़त दी। आज मैं पढ़ रहा था कि काबीना ने ये इल्ज़ाम लगा दिया है कि ये अदालत ने इजाज़त दी है। एक मुशीर को पिछले दिनों सुना है कि उन्होंने वजारत ज़राअत यानी मुल्क के एक अहम इदारे की तरफ इशारा कर दिया और फिर माफ़ी भी मांग लिया। तो तीसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिकल बोर्ड के ऊपर जो वजीर हैं वो उस पर आज भी स्टैंड करती हैं पंजाब के, जबकि मरकजी हुकूमत उस रिपोर्ट को जाली कह रहे हैं, और यही रिपोर्ट जो है वो अदालत में भी जमा हुई है। काबीना में हाथापाई हो रही है, वज़रा में इख्तलाफ हो रहा है। एक वजीर कहता है नवाज शरीफ को नहीं आना चाहिए, दूसरा कहता है हम हर सूरत में लेके आएंगे, वजीर आजम कहते हैं हर कानूनी हरबा इस्तेमाल किया जाएगा। मेरा ये सवाल है कि सर ये क्या वजीर आजम की रिट को चैलेंज कर दिया है यहाँ पर, जिस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह के हालात हैं, क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान की मौजूदा जो आजकल जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, इसके अंदर कोई हतमी तयन नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि इसमें आपके पास डिस्क्रीट जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि असल में लड़ाई किस किस दौरान हो रही है। आया कोई एक बंदर बैठा है जो बिल्लियों के अंदर जो है लड़ाई करवा रहा है, या सारा जो है हर एक बिल्ली एक बंदर के साथ लड़ रही है, दूसरी बिल्ली उस बंदर के साथ लड़ रही है, एक बिल्ली दूसरी तीसरी बिल्ली के साथ लड़ रही है। इस किस्म का स्मा है, क्योंकि हर चीज के लिए जो भी आप सूरत हाल लें, आप तजिया जो भी करेंगे वो उसके फिट बैठता है। आज माशाल्लाह आपके प्रोग्राम के अंदर 2 ऐसे पाकिस्तान के तजिया निगार बैठे हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन भी बेपनाह है, और मैं हकीकत है कि मैं इनकी बात को इंतजार कर रहा होता हूँ, इनके मुंह से निकलती है तो मैं खुद क्यों लेता हूँ, क्यों मुझे पता होता है कि इनकी गहरी नजर बिल पे भी, हालात पे भी, और इनके पास इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा मुयसर है। ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। देखिए, वजीर आजम जब ये कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, और आप एक मेहमन डैम का इफ्तिताह हो रहा है, एक बड़ी एक मिसाल क्लासिक है जो मैं आपके प्रोग्राम में भी शायद पहले भी बता चुका हूँ और कई प्रोग्राम में बार बार कहता हूँ। वहां पे आर्मी चीफ बैठे हैं और चीफ जस्टिस बैठे हैं। पहली बात तो यह है कि ये गैर मुहज़्ज़ब हमारा वजीर आजम है कि ऐसे फंक्शन जो मुल्क के बाहर होते हैं या इस तरह के होते हैं, जैसे आपके किसी जगह इफ्तिताह करने जा रहे हैं, वहां पे फॉरेन डिग्निटीज बैठे होते हैं, वहां आपको सिर्फ अपोजिशन गालियां दें। क्या चीन में फिर रहे हैं, मलेशिया में फिर रहे हैं, अमेरिका में बैठे हैं, आप सऊदी अरब में बैठे हैं, आपने एक ऐसे रेटरिक है। ये कभी मैंने जहाँ पे नवाज शरीफ के फंक्शन अटेंड किए, 12 मेगावाट के इफ्तिताह हुआ है, 3-4 बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं भी वहां मौजूद था, मैंने देखा है
बेनजीर के 1-2 फंक्शन मैंने अटेंड किए थे, तो वो बहुत पहले। चाल है इन फंक्शन में ऑपोजिशन की बात हो, वो अपनी एक उनको इतना जोम होता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा होता है, उस पर जोम होता है। इन्होंने मेमन डैम पे कहा 2 बातें कही जो बड़ी बड़ी हैं। इन्होंने कहा जी NRO नहीं दूंगा, चाहे इक़्तिदार से भी हाथ धोना पड़े। नवाज शरीफ को तो नहीं कह रहे थे, ये आज तो मैं कुछ 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा इक़्तिदार जाता है तो चलो NRO नहीं दूंगा। किसको सुना रहे? सुनाते जब मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान जब कहता है कि बुज़दार वसीम अकरम प्लस है, तो वो किसको बता रहा है? वो नवाज शरीफ को नहीं बता रहा, वो परवेज इलाही को नहीं बता रहा, वो शहबाज शरीफ को नहीं बता रहा, वो किसी और को बता रहा है। जब वो कहते हैं बुज़दार को नहीं हटाऊंगा, तो मुझे या आपको या रऊफ क्रासर साहब को या जनाब सलीम खान साफी साहब को नहीं कह रहा। वो कहीं पैगाम पहुंचाता है। इस टच ऑफ वॉर है। अब पूरा पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि हमारी हिस्ट्री है, उसकी जो हमदर्दी है, जो उसका स्टाइल ऑफ कॉन्टेम्प्ट न लग जाए, उसका जो फैसलों का जो एक हम देखते हैं स्टाइल है, हम देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ और कोई उसके वो मुख्तलिफ तरह से वो एक्ट कर रही है। नैब जो है वो सब पता चलता है कि वक्ती तौर पे इमरान खान के तसर्रुफ में है, और वो बाकी जितने महकमे 2-4 उसमें भी लगता है इमरान खान का तसर्रुफ है। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं उनकी बहुत सी जगहों पे एक लड़ाई है जिसके लिए ये सारा तूफान जमीन खड़ा किया हुआ। खुदा गवाह है कि नवाज शरीफ को 13 जुलाई को भी आ गए थे। कब आए थे? 11 साल कैद की सजा मिली थी, गर्मियों की कैद थी, और ये हब्स की कैद थी। लाहौर के अंदर उसके जो हब्स है, लोगों ने जो हब्स हुए उसमें लोगों ने देखा कि लोगों चीखें निकाल कर रख देते हैं। ये जुलाई और अगस्त का महीना। बेटी 8 साल जेल, बाप बेटी अकेले जाना आसान, बेटी का जाना कोई मसला नहीं सियासत में है, लेकिन बाप के सामने बेटी के सामने या बाप के सामने बेटी का जाना, तो दोनों के लिए वो जो इमोशनल ट्रॉमा होगा वो आ गया। ये उनको मजबूर करते रहे अंदर से, क्या अब ना आए। आखिर तक अबूधाबी में करते रहे, डिसइंफॉर्मेशन आउट फैलाते थे। फिर उसके बाद जब जो पिछली गर्मियों में उन्होंने जेल उतारी। देखिए बात यह कि क्राइसिस जो यूनिवर्सिटी को तो है नहीं। अब नवाज शरीफ साहब हैं, आ जाएं तो इनके लिए मौत का पैगाम है। अच्छा। ये मैं आपको हल्फन कहता हूँ कि ये न मरियम को जेल में रख सकते हैं, न नवाज शरीफ को रख सकते हैं। इस बात का मरियम को भी पता है, नवाज शरीफ को पता है। तो राजा मरियम जब पिछली दफा निकली है कुछ 4-6 महीने पहले और जलसे किया, उसके बाद वो जेल में जाना पड़ा, तो ये प्लान था कि जब मैं जल्द करूंगी निकलूंगी तो वो जेल में डालेंगे। उस दिन भी आइए तो समझ तो सका तुम यही कर सकते, जेल में डाल सकते हो, डाल दो। और ये नहीं उसको संभाल सकते किसी भी लीडर को, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो। जेलों में डालने के बाद उन लीडरों के बारे में हमने देखा है कि हमदर्दी काम नहीं हुई, क्या तो हुई है। आज के सारा ड्रामा है, इसमें ये फंसे हुए हैं, और ये तो गरीब शेषे पानी में है। कुछ पंजाब में किसी के साथ ये लड़ रहे हैं, कुछ एक पेज के ऊपर सारे के सारे हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और तहरीक साहब एक पेज में है, बड़े इशू बढ़ती और सारे वोट दे। ठीक है सर, ठीक है। मैं आगे चल के बात करूंगा। मैं जरा रऊफ क्लासरा साहब की तरफ जाता हूं। रऊफ क्लासरा साहब, मुल्क में जमहूरी पार्लिमानी हुकूमत है सर। मैं लिखा हुआ पढ़ता हूँ, किताबों में पढ़ता हूँ, लेटर्स में पढ़ता हूँ, अखबारात में आता है, काबीना के लोग कहते हैं, वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क में जमहूरी पार्लिमानी हुकूमत है। लेकिन सर जो मैं देखता हूँ असल में, वो मैं देखता हूँ कि इस जमहूरी पार्लिमानी हुकूमत में पार्लियामेंट का रोल सिफर हो चुका है। वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। दूसरी तरफ एक और जमहूरी इदारा जो मीडिया है, वो इंतकाम का निशाना बन चुका है। वो आपसे ज्यादा कौन जानता है सर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है, वो एहतसाबी इदारे को भी अगर आप ले लीजिए, वो अब इंतकामी इदारे बन चुके हैं, और 2 साल की कारकर्दगी आपके सामने है। और इस वक्त जो काबीना का हाल है कि एक वजीर दूसरे वजीर को, दूसरा वजीर तीसरे वजीर को, काबीना में हाथापाई, इल्जामात, क्या कहेंगे सर?
आपने अभी हफीजुल्लाह न्याज़ साहब ने बड़ा तफसील से उन्होंने बातें की हैं, बताई हैं। उनको एक तरफ रखते हुए जो आपके सवालात हैं बड़े क्रूशल सवालात हैं। मेरा ख्याल है हम तीनों जो बैठे हुए हैं, चारों बैठे हुए हैं, हम ये चीज़ें अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, जमहूरी जो है, जो आपने भी बात की है ना कि पार्लियामेंट्री जमहूरी सिस्टम है, मेरा ख्याल है बस वही वाला हिसाब है जो कहते होते हैं ना कि दुनिया के उसमें बेहतरीन मार्शाल्लाह से लूली लंगड़ी जमहूरियत बेहतर है। तो मैं पहले पढ़ता होता था, ये सारी चीज़ें बुकिश नॉलेज में आती थी, हम डेफिनेशंस पढ़ते थे जमहूरियत की क्या होती है, तो अल्टीमेटली ये कहते थे कि जनाब दुनिया की आपकी लूरी लंगड़ी जमहूरियत जो है ना वो मार्शाल्लाह से बेहतर है। मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ, मुझे 22 साल हो गए रिपोर्टिंग करते हुए, 20-22 साल हो गए यहाँ पे पार्लियामेंट में जाते चीज़ें देखते हुए। पिछले 2002 से मैंने शुरू की थी पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग। तो मैं यही कहता हूँ कि जितनी बेतुकीरी मैंने देखी है इस दफ़ा पार्लियामेंट की, और इस दफ़ा वो जितनी वो पावरलेस है, हेल्पलेस है, और जितनी इसकी अहमियत जैसे आपने कहा वो ख़त्म हुई है, ये माजी में ये ऐसे नहीं था। लोग कुछ भी कहेंगे, उस वक्त हालांकि जनाब मुशर्रफ बैठे थे, ऊपर बैठे थे, मैं अभी भी समझता हूँ जो बेस्ट पार्लियामेंट थी ना, जहाँ पे आप जाते थे, सीखते थे, थोड़ी सी इज्जत बची हुई थी सियासतदानों की, वो जो अपोजिशन के पॉलिटिशियन थे, पीपल्स पार्टी के थे या नवाज लीग के थे या बाकी लोग थे, वो 2002 और 2007 की पार्लियामेंट में बहुत खूबसूरत डिबेट्स हुई, बड़े अच्छे अच्छे पार्लियामेंटेरियंस है। उस वक्त पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ साहब के वो जो थे वो बड़े असूल पसंद बन के बड़ी लंबी लंबी उनके हम यहाँ पे तकरीरें भाषण सुनते थे, बड़े मुतासिर होते थे, बड़े हम कई दिनों तक बड़े उसमें रोमांस में रहते हैं कि देखा यार जमहूरियत ऐसी होती है, देखा कैसे लड़ रहे हैं और जमहूरी लोग ऐसे होते हैं। फिर उसके बाद जब जरदारी साहब एंड कंपनी की बारी आई, मतलब गिलानी साहब को ये क्रेडिट मैं जरूर दूंगा, यूसुफ गिलानी साहब को, कि वो पार्लियामेंट को बड़ा उन्होंने रिलीजियसली उन्होंने आके उसको इंपॉर्टेंस दी, क्वेश्चन आवर में बैठते थे, सवालों को जवाब भी देते थे, ऑलमोस्ट डेली वो मौजूद होते थे। उनके दौर में बाकी जो भी चीजें हो रही थी, मैं अभी भी कहता हूँ गिलानी साहब जो है अगर करप्शन और इन चीजों में ना पड़ते, जो बदकिस्मती है कि उन पे न इस तरह की चीजें सामने आई, तो मेरा ख्याल ही माइट हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स के जिन्होंने पार्लियामेंट को बेहतर चलाया। बल्कि आपको अगर उनकी तकरीर याद हो, मैं उसका कंपैरिजन कर रहा हूं जो आपने अभी बात की पार्लियामेंट इसकी जमहूरियत की, उन्होंने बड़ी खूबसूरत तकरीर की थी। और मेरा ख्याल कोई अगर इस तरह की तकरीर आपने कभी नहीं सुनी होगी, शायद भुट्टो साहब ने लास्ट की थी, लास्ट डेज में, जब उन्होंने अमेरिका पे अक्यूज किया था कि वो जो है हाथी जो है मुझे मारना चाहता है, वट। उसके बाद अगर किसी तकरीर को रेट करना पड़े वहां पे किसी प्राइम मिनिस्टर की, तो मैं ये करूंगा जो गिलानी साहब ने की थी, जब उसामा बिन लादेन के हवाले से ऑपरेशन हुआ था यहाँ पे, तो अगेन उन पे दबाव बढ़ा, तो उन्होंने कहा जनाब हमने तो आपके जिम्मे ये काम लगाया था, आप जरा जाएं पता करें उसामा बिन लादेन यहाँ पाकिस्तान में कैसे आया। आपने कहा जी ये बताएं अमेरिका ने वीजा कैसे दिए। उस स्पीच में उससे पार्लियामेंट की आपको लगता था कि कोई पार्लियामेंट चला रहा है या कोई थोड़ी सी जमहूरियत बची हुई है। बदकिस्मती के साथ नवाज शरीफ साहब जो हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरी राय है, बाकी दोस्तों से डिफर कर सकते हैं, इन्होंने उस पार्लियामेंट को वीक किया। ये बहुत सारे लोग इस बात से नहीं एग्री करेंगे मेरी से कि जो बात मैं कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब के पास एक ज्यादा जिम्मेदारी थी इनकी, मैं समझता हूं इन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबल एक पार्लियामेंट को चलाना चाहिए था, उन्होंने टोटल उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। मसलन ये मुमकिन है कि 8 महीने मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब है पार्लियामेंट में न जाए, कौमी असम्बली ना जाए, 8 महीने नहीं गए वो, और फिर 1 साल तक वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान ना जाए और नहीं गए पाए वहां पे, 6-6 महीने कैबिनेट के इजलास ना बुलाए, और पीछे हुए आपने फ्री फॉर ऑल छोड़ा हुआ। तो फिर मुझे बताएं पार्लियामेंट को किसने सीरियस लेना था। इस पे अगर किसी का स्टेक थे, मैं समझता हूं पार्लियामेंट में सबसे बड़े स्टेक जो थे, इन्हें स्ट्रेंथन करना चाहिए था ताकि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस दूर रहती, वो नवाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी बनती थी कि ये लोग स्ट्रेंथन करते। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल पार्लियामेंट को नीचे लेके गए हैं, बिल्कुल अब कहते हैं ना वो उसके किसी समंदर की गहराई में जहां पे जो आखिरी उसका वो होता है नुक्ता, ये पार्लियामेंट वहां पे जाके गिरी है जो इस वक्त। लेकिन इसकी बुनियादें जो है मैं समझता हूं वो नवाज शरीफ साहब के दौर में रखेंगे, जब उन्होंने 8-8 महीने नहीं जाना, उन्होंने 6-6 महीने कैबिनेट नहीं बुलानी, उन्होंने सेनेट नहीं जाना, बल्कि जिस दिन कौमी असेंबली जाना होता था ब्रेकिंग न्यूज छपती होती थी 2 दिन पहले कि नवाज शरीफ साहब जाएंगे, फिर लाइव कवरेजेस होती थी। सो पार्लियामेंट की ये जो आज वो रोते हैं हमारे दोस्त जो है पोजीशन में बैठे हैं कि पार्लियामेंट की बेतुकीरी हो गई, कोई सीरियस नहीं लेता और फलां फलां हो गया, इमरान खान साहब जो हैं वो बड़े सख्त हुक्मरान बनते जा रहे हैं, हुकूमत फाशिज्म की तरफ जा रहे हैं। भाई साहब आपके पास बेहतरीन, आपके पास 5 साल थे कि आप जमहूरी रिवायात की तरफ जाते, आप पार्लियामेंट्री कमेटी को स्ट्रांग करते, बिग अपॉइंटमेंट्स। इवन आपको याद होगा आर्मी चीफ की जब अपॉइंटमेंट करनी होती थी, नवाज शरीफ अपोजिशन पता क्या कहते थे कि हम वहां पे जो है उसकी कांग्रेस की जो है या कमेटी है सेनेट की, उसकी यूएसए की, उसकी तर्ज पे हम 3 नाम भेजेंगे डिफेंस कमेटी को, डिफेंस कमेटी फैसला करेगी यहाँ पे। सो ये नवाज शरीफ साहब ने नहीं किया चीजें, उनके पास चांस था। इमरान खान साहब से
कोई हरगिज मेरा ख्याल है पार्लियामेंट की तवक्को नहीं थी। उन्होंने पार्लियामेंट को इसलिए भी वीक किया, कभी उन्होंने सीरियस नहीं लिया। सर, पाकिस्तान की बदकिस्मती यह है कि पहले भी नहीं जाते, 10 साल पार्लियामेंट में इमरान खान साहब एमएनए रहे, वो नहीं जाते थे सर, किसी कमेटी के मेंबर नहीं बने, उन्हें कुछ का पता नहीं था, वो समझ आ रही सारी चीजें। और अब रही से कसर अब पूरी हो गई। उन्होंने भी एग्जैक्ट नवाज शरीफ साहब वाला काम किया कि पार्लियामेंट को सीरियस नहीं लेना। हाँ, पार्लियामेंट को सीरियस एक ही दफा लेना है, जब आपने वजीर आजम बनने के लिए वोट लेने जाना है, उसके बाद आपने गायब होना है। फिर आपके तबलची हैं, ड्रम बीटर्स हैं, कोई टीवी पे लड़ते रहेंगे, कोई पार्लियामेंट में लड़ते रहेंगे, आपका दिफा करते रहेंगे। सो मुझसे अगर पूछे ना सारी, मैं बड़ी मैं अगेन अदब से कह रहा हूं कि इमरान खान साहब से ज्यादा नुकसान जो है पीएमएल नवाज दे के गई है। इन्हें पार्लियामेंट को स्ट्रेंथ करना चाहिए था, इन्हें इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए था, इन्हें कुछ रिवायात छोड़ के जानी चाहिए थे कि इमरान खान साहब जैसा बंदा जो है ना, ये पीछे उनको रिवर्स ना कर सकता। ऑलरेडी वीक पार्लियामेंट छोड़ के गए, वीक रिवायात छोड़ के गए। और खान साहब की मैं लास्ट कहूंगा, अभी जो अपोजिशन है इतनी खुद फंसी हुई है कि इमरान खान साहब के लिए खतरा ही कोई नहीं है। उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी लो पे है अपोजिशन की, वो जो बात करते हैं उनके मुंह पे पड़ती है। सो अपना अपोजिशन बाची की मीडिया का हशर हम देख रहे हैं कि जिसने बात करने की कोशिश की है वो तो फाशिज्म में एक स्टाइल आता जा रहा है। जो डिसेंट है ये मजीद बढ़ेगी आने वाले दिनों में, आप देखेंगे स्ट्रेट कंट्रोल बढ़ेगा। ठीक है सर, मैं आता हूं जनाब सलीम साफी साहब की तरफ। सलीम साफी साहब, रऊफ लासरा साहब ने एक नुक्ता उठाया, उसको भी शामिल कर लेते हैं। सर, हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी आपके सामने है और बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। हम सियासी तौर पर कहाँ हैं, हम मुआशी तौर पर कहाँ हैं, हम सफारती तौर पर कहाँ हैं, हम आइनी या कानूनी तौर पर कहाँ हैं, हम इदार व एहतसाब की बुनियाद पर कहाँ हैं, सब आपके सामने हैं। और बड़े बड़े चैलेंजेस के बावजूद मौजूदा हुकूमत वजीर आजम से लेकर काबीना के वजीर, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट, ओहदेदार और जहां जहां इनकी हुकूमत के लोग हैं, वो नॉन इश्यूज पे पूरी ताकत सर्व कर रहे हैं। और नॉन इश्यूज क्या है आप जानते हैं। दूसरी तरफ सर, इधर आ जाइए, इतनी मजबूत सियासी जमातें अपोजिशन में हैं, जो पार्लियामेंट में भी हैं, लेकिन जो और ये कहते भी हैं कि अगर ये हुकूमत मजीद और चल गई तो फिर मुल्क तो तबाह हो गया। लेकिन हम ये देखते हैं कि जो अपोजिशन का एक बहुत और भरपूर किरदार होता है और एक लाएअमल होता है, मुश्तरका लाएअमल होता है। माजी में हमने देखा था इतनी भारी भरकम सियासी जमात होने के बावजूद मुश्तरका लाएअमल और उनकी कारकर्दगी भी हमें वो नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे सर? डॉक्टर साहब, एक तो मजबूरन हमें ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन इस हुकूमत को हुकूमत कहना और इस अपोजिशन को अपोजिशन कहना, इन दोनों अल्फाज की तौहीन है। बदकिस्मती से हुकूमत की कोई अदा हुकूमत वाली नहीं है और अपोजिशन की जो तो बड़ी जमातें हैं उनकी कोई अदा अपोजिशन वाली नहीं है। जिनको हुकूमत दिलवाई गई है उनको हुकूमत करना नहीं आता और जिनको अपोजिशन में धकेला गया है उनको धक्के दिए जा रहे हैं, लेकिन वो अपोजिशन बनने को तैयार नहीं है। दूसरा हादसा ये हुआ कि ये आपने मुल्क को जिन चैलेंजेस का जिक्र किया, आप इसकी मिसाल ले लें कि एक गाड़ी है, पाकिस्तान को हम एक गाड़ी से तशबीह देते हैं और ये गाड़ी पहले से कमज़ोर भी हो गई थी। जो रऊफ लासरा साहब की मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पार्लियामेंट को भी अहमियत नहीं दी, बेतौकीर किया, इवन वो कैबिनेट मीटिंग भी नहीं बुलाते थे। अब ये पीटीआई को तो एक बनाया गया है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो जेनवन सियासी क़ुव्वतें थीं उनका फ़र्ज़ था कि वो जमहूरी रिवायात को पुख्ता करती और पार्लियामेंट को बाइख्तियार और बावकार बनाती। तो पीपल्स पार्टी का पलड़ा उस लिहाज से भारी था। आप देखिए कानून साजी में भी कि 18th अमेंडमेंट की उन्होंने, और या प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आते थे, लेकिन बदकिस्मती से उनके साथ करप्शन का बैगेज इतना बड़ा हो गया और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये गलती की कि 3 मरतबा के तजर्बों के बावजूद वो इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को भी सस्पेंड कर लिया, पार्लियामेंट को भी वो रत्ती बर अहमियत नहीं दे रहे थे। अब उसके बाद जुल्म ये हो गया कि वो गाड़ी माजी की आमरीतों की वजह से, उन हुकूमतों की वजह से वो कमज़ोर हो गई थी। आपने ऐसे ड्राइवर के सपुर्द कर दिया कि वो ड्राइवर नातजुर्बाकार भी है, ठीक है, वो उसमें लाडलापन भी है
उसमें एक किस्म का तकब्बुर भी है, तो वो उसका क्या हशर करेगा। इस वक्त पाकिस्तान की वो हालत हमें नज़र आ रही है। दूसरी ये देखें, पहली बात तो ये है कि आप देखें कि गैर संजीदगी के हवाले से मेरे ख्याल में ये हुकूमत माजी के तमाम गैर संजीदा लोगों के रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। आप देखें पार्लियामेंट की बेतौकीरी के हवाले से, और आप देखेंगे कि जिसका मामला इलेक्शन जीतने का जितना ज़्यादा मशकूक है, या जो इलेक्शन में तीसरे नंबर पे आया था और उसको जितवाया गया है, तो उसका रवैया ज़्यादा गैर संजीदा और ज़्यादा लाउबाली है। जो लोग जेन्युइनली जीते हैं उनका रवैया फिर भी निस्बतन ठीक है। फिर आप देखें कि मुझे लगता है कि ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी में नवाज शरीफ को शिकस्त देने जा रहे हैं। ये शायद करप्शन में जिस तरीके से होने जा रहा है, तो शायद पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने जा रहे हैं, और ये फाशिज्म में या आमिराना सोच में शायद हिटलर को शिकस्त देने जा रहे हैं। ये रऊफ क्लासरा साहब ने तो बाकी को देखा है, मैंने तो मुशर्रफ के दौर के बाद के देखा है। आप यकीन जानिए, आजकल मैं अपने ये कोविड से फ़ायदा उठा के अपने पुराने कालम कुछ वो देख रहा था। मुशर्रफ साहब के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में हमने जो कुछ लिखा है, आज उस नाम ने आज जमहूरी दौर में आप उनका तस्वर भी नहीं कर सकते। एक तरफ से मीडिया को फाइनेंशियली स्क्वीज किया गया, जो जेन्युइन जर्नलिस्ट थे, रऊफ क्लासरा साहब जैसे और तलत हुसैन जैसे, उन सब को निकाला गया। जिस तरह सियासत को वो जो जस्टिस साहब ने अपने फैसले में लिखा था कि एक तरफ हुकूमत और सियासत को सियासी बोनों के सपुर्द किया गया है, तो मीडिया के साथ एक ये शऊरी कोशिश की गई कि मीडिया से भी जेन्युइन लोगों को निकाल के उसको सियासी बोनों के भी सपोर्ट करे, उस पर सेंसरशिप की भी इंतहा कर दी गई और उसको फाइनेंशियली भी स्क्वीज करने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि हम इस वक्त देख रहे हैं, अभी आप देखें नॉन इशू की जो सियासत इस वक्त हम देख रहे हैं, मसलन ये नवाज शरीफ की वापसी का आप देख लें। भाई मैंने तो नवाज शरीफ की शक्ल उसके जेल जाने के बाद नहीं देखी थी, न रऊफ क्लासरा साहब ने देखी होगी, शायद न्याजी साहब की मुलाकात हुई हो। ये हुकूमत उठ के उसको हॉस्पिटल ले आई। मुझे इनकी वजीर सेहत बताती रही कि जो उनकी हालत तशवीशनाक है। मुझे इसी प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि उसने डॉक्टर फैसल से चेक करवाया है, उसकी हालत तशवीशनाक है। शेख रशीद साहब कहते रहे कि उनको भेजना चाहिए, फिर इन्होंने सब कुछ उनको भेज दिया। अब कल रऊफ क्लासरा साहब ने, हाफिज न्याजी साहब ने तो हम दोनों को ब्रैकेट किया, लेकिन असल मेहनत करने वाले और बाखबर रऊफ क्लासरा साहब ने कल अपने वीलॉग में अपनी वो काबीना की रिपोर्ट दी है कि जी ये भी पता चला है कि उस वक्त यूके की गवर्नमेंट रिलक्टेंट थी उनको लेने से, और जब इनसे पूछा गया तो इन्होंने अपनी कैबिनेट डिसीजन भी उनको दे दिया है और साथ कोर्ट का फैसला भी, यानी हुकूमत ने यूके की हुकूमत को पुश किया है कि आप उसको कबूल करें। और अब इन सबको पता है कि उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो उनकी दिखाने के लिए कुछ कारकर्दगी नहीं है, तो आज 3-4 दिन से फिर नवाज शरीफ का ड्रामा गर्म कर दिया गया और सब उसी पे लगे हुए हैं। मसलन अपनी नाअहलियत को छुपाने के लिए वो एक नॉन इश्यूज को उठाया जा रहा है। एक नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक पे जाऊंगा, लेकिन ब्रेक एक छोटी सी बात करता हुआ चलूं अपने मेहमानों के सामने भी। मैंने एक वजीर से पूछा, मैंने वजीर से कहा, वजीर साहब ये आपके जो वुज़रा हैं काबीना में हाथापाई भी करते हैं और इतनी शदीद इख्तलाफात और एक दूसरे पे इतने शदीद इल्ज़ामात करते हैं, तो क्या वज़ीर आज़म नाराज़ नहीं होते? तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब हम एक जमहूरी पार्टी हैं और सही जमहूरी पार्टी हैं, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है और वज़ीर आज़म इख्तलाफ राय को पसंद करते हैं। मैं इनके उस जवाब पे वज़ीर मौसूफ सुन रहे होंगे, मैं उनके उस जवाब पर पूरी रात सोचता रहा कि इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है और वज़ीर आज़म इख्तलाफ राय को पसंद करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक में वापस आते हैं।
वेलकम बैक। न्याजी साहब, आपके पास 4 मिनट है। एक सवाल है छोटा सा, और वो ये है कि मरियम नवाज फिर अभी नैब के हवाले से निकली थी, तो लोग कहते हैं, सर मैंने तो नहीं देखा लेकिन लोग ये कहते हैं कि पूरा पंजाब उमड़ आया। अच्छा सर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपोजिशन के हवाले से मियां शहबाज शरीफ साहब की भी बात आती है। लोग ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित होते हैं, और बहैसियत चीफ मिनिस्टर बेहतरीन चीफ मिनिस्टर साबित हुए, लेकिन बहैसियत सदर मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन लीडर नेशनल असेंबली के, वो उनकी इफादियत नजर नहीं आ रही है। सर क्या कहेंगे? देखिए जी, मरियम नवाज के ऊपर पूरा पंजाब उमड़ के आया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ज़ाहिर है नहीं उमड़ा होगा और न उमड़ना चाहिए। मैं एक खुशकिस्मत हूँ इन सारे लोगों में कि इस मुल्क के अंदर 3 बड़ी तहरीकें जो हैं उनके नुक्ते आगाज या जिस दिन आगाज हुआ है उस दिन मैं उसके अंदर मौजूद था। 14 मार्च 1970 मैं नीला गुंबद मस्जिद में था जब असर खान कुरान रख के वहां से असर की नमाज के बाद गिरफ्तारी के लिए बाहर निकले। 2007 को 13 मार्च को जब 12 बजे 12:30 बजे चीफ जस्टिस ने इफ्तिखार चौधरी ने अपनी पहली पेशी में आना था, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ा था, उनका इंतजार कर रहा था। मैं लाहौर से गया था। फिर 13 जुलाई को जब नवाज शरीफ साहब लाहौर आए थे, तो उस वक्त भी मैंने उसको पूरे वहां मौजूद था। तो नीला गुंबद पे चंद 100 बंदे मस्जिद के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर तो बहुत थोड़े थे, मेरे ख्याल 40-50 इकट्ठे हो सके थे। बाहर भी जो है ना कुछ 400, 400, 500, 600, 700 होंगे। वहां पे बेशुमार मीडिया के लोग थे। मेरा ख्याल है हामिद मीर साहब थे, जहां तो मुझे याद पड़ता, हारून रशीद साहब थे, काशिफ थे, तल्लत थे। जब चीफ जस्टिस आए थे 1200 से ज्यादा आदमी नहीं था, और हर जगह से दाखिले बंद थे, और कहीं पे ये सारों की कैफियत देगी थी कि कॉर्डन ऑफ हुई थी सारी रोड्स, कांटेदार तारे, रोड ब्लॉक, और उस लोग जो है मुख्तलिफ तरीकों से हीले बानों से टापते टूपते पहुंचे। मरियम ने नैब के ऊपर पहुंची। असल यह है क्या है, लोगों के अंदर जज्बा मौजूद है। वो देख रहे हैं, तो जब मरियम नवाज चंद महीने पहले निकली थी तो शहर उमड़ आए थे। एक का मैं नहीं शायद हूं कि उसी दिन इतवार के दिन मैं मियां वाली जा रहा था और खुशाब मरियम ने आना था, मरियम नवाज साहबा ने। तो रास्ते में मैंने देखा कि कोई 11:30-12 बजे तक खुशाब पूरा ब्लॉक हुआ था। तो वहां के एमएनए को मैं जानता हूं और मेरे दोस्त हैं वहां पे, तहरीक इंसाफ जो है जीती है, तो मैं उनसे भी बात की, और बाकी भी जो लोग खुशाब के सारे पॉलिटिशियन को जानता हूं। तो मैं हैरान रह गया कि इतना हशर नशर रात 12:30 बजे, और वो बाद में पता चला कि 2-3 बजे पहुंचे, मैं वहां से निकल के चला गया। लेकिन लोगों के अंदर जोश जज्बा था। अब ये वो चीजें हैं कि जिससे ये पाए कि मुल्क के अंदर जो है इस वक्त आपके ग्राउंड पे कैफियत क्या है। दूसरी जो बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जो के जिससे हमने आंखें मीच रखी हैं, और हम हर दफा ये समझते हैं कि आंखें बंद करने से या रेत के अंदर शुतुरमुर्ग की तरह आंखें दबाने से शायद तूफान गुजर जाएगा। वो ये कि कौम जो है वो इदारों के ऊपर मुनकसिब है। जिस बंदे ने नवाज शरीफ को वोट दिया हुआ है वो इदारों से शाकी है। तो ये खतरनाक सूरत हाल है। ठीक कौमों को, और ऐसे मौके पे जब कश्मीर आपका हड़प कर देगा भारत, तो मैं इसे समझता हूं कि मरियम नवाज के ऊपर जो लोग निकल रहे हैं, जो इर्ताश पाए जाते हैं, ये लम्बा फिक्री है, और ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल पे दूरस्त नताइज पैदा करेगा। लीडरों को आप खत्म नहीं कर सकते। आपने नवाज शरीफ और बेनजीर एग्जाइल में रहे, वापस आए, फिर तुम तलाक से। ठीक है सर, ठीक है। मैं रऊफ, टाइम जरा कम है सर, सबको इक्वल देना है। रऊफ क्लासरा साहब की तरफ भी आता हूं, 4 मिनट है। ठीक है सर। सर रऊफ क्लासरा साहब, हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी आपके सामने है। ठीक है सर, बस की बात नहीं, इतनी बड़ी बात। ठीक है सर। रऊफ क्लासरा साहब, 2 साल कारकर्दगी आपके सामने है सर। सर रूल ऑफ लॉ, मेरिट, ट्रांसपेरेंसी, मुआशी हालात, सिफारती हालात, और हुकूमत
भी अनइफेक्टिव नजर आ रही है, जैसे उन्होंने कहा अपोजिशन भी अनइफेक्टिव नजर आ रही है, तो होगा क्या सर? मेरे ख्याल सलीम साफ़ी साहब ने बड़ा तफसील से उन्होंने दरिया को कूजे में बंद किया जब वो ये कहते हैं कि बाज़ दफ़ा को हुकूमतों से शिकायत नहीं होती। ये दुनिया भर में हुकूमतें जो हैं वो इसी तरह की होती हैं, सख्त होती हैं, ज़्यादा लाज अप्लीकेबल करते हैं, कंट्रोल लेना चाहती हैं, डिसेंट वैसेस को दबाना चाहती हैं, मुखालफिन को जेलों में डालें। थर्ड वर्ल्ड के ममालिक तो वैसे बुरा हाल होता है। अब हमें छोड़ें, इंडिया को देख लें, वहाँ तो कोई मार्शल लॉ नहीं लगे ना, 72 साल से इंडिया में तो जमहूरियत रही है। वहाँ पर देख लें कि अपोजिशन का क्या हशर हुआ है, वहाँ पर अपोजिशन भी डिस्क्रेडिट है। वो जो मोदी साहब की हुकूमत है उसने बिल्कुल वहाँ पर मीडिया को भी कंट्रोल किया हुआ है, उन्होंने वहाँ सोशल मीडिया पर भी एग्जैक्ट वही सिचुएशन है जो पाकिस्तान में आपको नजर आ रही है। सो आपको पाकिस्तान जैसे मुल्कों में वज़ीर आज़म 19-20 ऐसे ही होंगे जो उन्होंने साफ़ी साहब ने बात की। गिलानी साहब जैसे वज़ीर आज़म नहीं आएंगे कि मुझे याद है उन पर तनकीद भी करते थे, मैं स्कैंडल भी करता था, स्टोरी भी करते थे, और कभी उन्होंने दूर से आते हुए ये मुमकिन ही नहीं था कि ये आके अच्छे तरीके से मिल के ना जाए। उनके मुंह पे हमने कभी नहीं देखा गुस्सा, कावड़ या तल्लुकात नहीं खराब किया उन्होंने। ये जो है यहाँ पे उसमें मौजूदा जो लोग हैं आके हम देख रहे हैं, इन्होंने ज़ाती इशूज़ बना लिए। अभी वो बात की ना आपने कि वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब जो है ना, आपने बताया कि किसी मिनिस्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जनाब कि वो इस पर बड़ा बिलीव रखते हैं, इस पे डिसेंट पे या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे, तो वजीरों के हद तक रखते हैं ना। वो इसलिए रखते हैं कि वजीरों को लड़ते रहना चाहिए। ये काम नवाज शरीफ साहब भी करवाते थे। उन्होंने, आपको याद होगा, जवेद हाशमी साहब और यहाँ पे उन्होंने चौधरी निसार अली खान साहब को 10 साल तक लड़ाया। वजह क्या थी कि मैं बाहर बैठूं, मेरे पीछे इकट्ठे होकर पार्टी का कोई आगे पीछे ना कर ले, मुझे हटा ना दें। उन्होंने 10 साल तक लड़वाया इनको, आपको याद होगा। दोनों कैंप को उन्होंने जवेद हाशमी साहब पे भी बैशिंग करवाते थे और फिर वो आके उस पर चौधरी निसार अली खान साहब, ये उनका तरीका था। उसके बाद अभी देख लें, आजकल शायद खकान अब्बासी साहब और ख्वाजा आसिफ को लड़वाते हैं वो, क्योंकि वो बाहर बैठे हुए हैं। सो पार्टीज को सूट करता है कि आप अपनी पार्टी के अंदर पावरफुल लोगों को आपस में लड़ाते रहेंगे। इन्होंने क्या काम किया है, अभी पिछले दिनों हमने देखा इमरान खान साहब ने, इन्होंने यहाँ पे आके उस पर असद उमर और इन्होंने शाहमुद कुरैशी साहब पे जो फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है सोहेल वड़ैच के साहब के प्रोग्राम में, वो क्या था। उसके बाद फैसल वाडवा साहब ने जो उनके बारे में गुफ्तगू की टीवी चैनल्स, वो क्या था। इमरान खान साहब को नहीं पता था कि ये दोनों जो हैं, क्योंकि उन तक ये खबर पहुंची थी कि दोनों जो हैं शायद वजीर आजम बनने के दौड़ में, उन्होंने दूसरे वजीरों को कहा जरा इनको ठीक तो करें, उन्होंने ठीक कर दिया। ये सूट करता है, कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा, कोई भी हो, उसको सूट करता है, उसकी कैबिनेट आपस में लड़ती रहे। ये अपने जो फैसले हैं ये दरबार, मेरे दरबार में लेके और शिकायतें करें। जनरल मुशर्रफ के दरबार में आपको याद है उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब थे, उनके और फैसल साले अयाज साहब थे, दोनों पावरफुल लोग थे, उनकी लड़ाई होती थी और उनके बकायदा बयान हम छापते थे। सो ये किसी भी इक्तदार में बैठे हुए वजीर आजम को सूट कर, मैकाबलियन स्टाइल है ना कि अपने जो आपके दरबारी हैं आप दरबारियों को लड़ाते रहें ताकि दरबारी इकट्ठे होकर बादशाह के खिलाफ बगावत ना कर दें। ये सेंचुरीज ओल्ड आपका एक गवर्नेंस का स्टाइल है। हाँ, इमरान खान साहब बहुत बड़े जमहूरी हैं, वो आपको बर्दाश्त करके दिखाते हैं। वो चले, मतलब सलीम साफ़ी साहब बैठे, इनको बर्दाश्त करते, हाँ चलो हमें छोड़ें, हफीजुल्लाह नियाजी साहब को बर्दाश्त कर लेते। ये तो उनके कज़न भी हैं, उस दिन बड़ा इनको मिस भी कर रहे थे कमरान खान साहब वाले शो में कि जनाब कि मैंने बड़ा वो देखा कि मैंने अपने कज़न्स को या उठा के मारा, माजिद खान साहब को निकाल दिया, हफीजुल्लाह खान साहब को, इनामुल्लाह खान साहब को तो रहम नहीं आया, मुझे जहांगीर तरीन साहब को निकाल दिया, रहम नहीं आया। और आप अभी बता रहे थे नवाज शरीफ साहब के लिए रहम आ गया, उनके दिल में रहम आया नहीं था। वो ठीक कह रहे थे हफीजुल्लाह नियाजी, रहम डाला गया था, जिन्होंने डलवाना था रहम और करवाना था सारी चीजें, उन्होंने रहम भी डाला। खान साहब ने उनके कहने पे रहम किया। माजिद खान साहब के लिए कोई रहम नहीं है, जहांगीर तरीन के लिए कोई नहीं है, या हफीजुल्लाह नियाजी के लिए रहम नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए रहम है। रीजन कि बड़े डंडे वाले लोग थे। सो ये जो है ना इनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जिस मिनिस्टर ने आपको कहा है उनको कहिएगा ये, उनका हजूर हम मानेंगे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट करके दिखाएं सोशल मीडिया पे, आप मीडिया पे करके दिखाएं। आपने लोगों को जेलों में डाला, आपने उनके अखबार बंद करवाए, आपने चैनल्स बंद करवाए, आपने यहाँ पे एंकर्स बंद कराए, ले ऑफ करवाया। सो ये डिसेंट जो है ना बड़ी अच्छी लगती है कि अगर आपकी कैबिनेट में हो रही हो तो, ताकि आपके खिलाफ कुछ ना हो। हाँ उन्हें, अच्छा ये नवाज शरीफ साहब ने यही किया, ये हमारे भाई साफी साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने जंग ग्रुप का आगे बेड़ा गर्क कर दिया था। इन्होंने मीर शकील और रहमान साहब, इन्होंने उस वक्त ये मलिया लोधी साहब होते थे, बगावत के पर्चे करवाए थे कि इन्होंने और पता है जुर्म क्या था, एक छोटी सी पोएम छाप दी थी इन्होंने, ये फ्रंट पेज पे किसी शहर की उसकी जंग की, उस पे इन्होंने बगावत के पर्चे करवाए थे। नजम सेठी साहब के साथ क्या हुआ था, उनको घर से उठवा लिया था रात के 2 बजे नवाज शरीफ साहब ने। अब शहबाज शरीफ साहब के आप उठाए मुकदमे उठाए कि लाहौर में उन्होंने कैसे जीना हराम किया हुआ था अपने दूसरे दौरे हुकूमत में। ये तो अब थोड़ा सा मीडिया खुला है, अदालतें थोड़ी सी कोई आजाद हुई हैं, सोशल मीडिया है, तो इनके लिए मुश्किल हो गई है। सो हुक्मरान जो भी आएगा सर, वो शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, इमरान खान हो, या उसमें जना मुशर्रफ हो या पीपल्स पार्टी, आपको याद है इसके साथ इन्होंने इसके साथ क्या काम किया था 5 साल तक पीपल्स पार्टी ने जियो के साथ, आपके सामने
सामने हैं, उनको क्रिपल किया इन्होंने, इनको आके उनका बिजनेस रोका, इश्तिहार रोके, उन्होंने सारे काम किए। तो ये जब हमें आके देखते हैं ना, ये सारे हमें एक क्लास में खड़े नजर आते हैं। ये डिसेंट इनको अच्छी लगती है जब इन्होंने पार्टी के अंदर अपने दरबारियों को इन्होंने लड़ाना हो, एक दूसरे को इन्होंने ठीक करवाना हो, उस वक्त डिसेंट अच्छी है इनको। लेकिन अगर आप मेरे जैसे साफी साहब या दीगर लोग करेंगे तो फिर बगावत के पर्चे भी होंगे, मुकदमे भी होंगे, जेलें भी होंगी, अखबार भी बंद, टीवी चैनल भी बंद। ठीक है ये ड्रामे साहब जी, ये जमहूरियत के नाम पे सारे ड्रामे जो है ना, हमने बड़े देखे हैं इनके साथ। ठीक है सर, मैं नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक पे जाऊंगा, फिर सलीम साफी साहब की तरफ आता हूं और एक सवाल लेके वेलकम बैक। जनाब सलीम साफी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि ये जो अफ़गान तालिबान का वफ़द आया है, उसकी मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में इस पे सर चाहूँगा, 4 मिनट है आपके पास मुख्तसर, कि क्या आप इसको किस तरह देखते हैं सर? देखिए, वो बुनियादी तो बात ये थी कि जो अमेरिका और तालिबान की डील हुई है तो उसमें भी पाकिस्तान ने पूरी फैसिलिटेशन की, दबाव भी डाला और मिन्नत तरला भी किया। और अब जो दूसरा मरहला है तो उसमें भी पाकिस्तान की ये कोशिश और ख्वाहिश है कि अफगान हुकूमत और इनका पैचअप हो जाए। उसमें ज़ाहिरी बात है कि स्पॉइलर भी हैं, रीजनल कंट्रीज़ भी स्पॉइलर्स का किरदार अदा कर रहे हैं और अफगान हुकूमत के अंदर भी ऐसे अनासर हैं। और फिर ख़ुद तालिबान का रवैया भी इस वक्त इंतहाई सख्त है और बेलचक है। तो उसमें एक रुकावट जो अभी बाकी है वो 6-7 कैदी हैं, और वो कैदी क्योंकि अमेरिका के साथ ये तय हुआ था कि जब अफगान हुकूमत कैदियों को रिहा करेगी तो उसके बाद तालिबान मुज़ाकरात पे आएंगे। अब ये जो कैदी बाकी हैं ये वो लोग हैं कि जो तालिबान का हिस्सा नहीं थे। मसलन ये अफगान आर्मी में थे या अफगान पुलिस में थे, और उन्होंने एक ऐसा है कि जिन्होंने अमेरिकन को मारा है, दूसरा ऐसा है कि जिसने फ्रांसीसियों को मारा है, तीसरा ऐसा है कि जिसने ऑस्ट्रेलियन को मारा है। तो अब अफगान हुकूमत ये कह रही है कि ये तो आपके कैदी नहीं हैं, और ख़ुद फ्रांस और इन ममालिक ने भी कह दिया है कि इनको रिहा नहीं करना है। और तालिबान ने उसको शर्त के तौर पे रखा है कि नहीं, जब तक ये भी रिहा नहीं होते तो तब तक जो है हम मुज़ाकरात का आगाज़ नहीं करेंगे। तो मेरी मालूमात के मुताबिक चूँकि पाकिस्तान को ये ख़दशा है कि वो स्पॉइलर्स बहुत हैं, तो पाकिस्तान की इस वक्त ये कोशिश है कि जल्द अज जल्द इंट्रा अफगान मुज़ाकरात शुरू हों। तो उसके लिए तालिबान को दावत दे दी गई थी और तालिबान को इस पर कन्विंस करने की कोशिश की गई कि वो जल्द अज जल्द मुज़ाकरात का आगाज़ करे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो मेकनिज़म उसके लिए बना है तो इनसे मुज़ाकरात फिर अशरफ गनी ने खुद नहीं करने हैं, बल्कि वो अब्दुल्ला की सरबराही में जो कमीशन बना है, और वो कमीशन भी अशरफ गनी के साथ डील के नतीजे में बना है, और उन्होंने अशरफ गनी से इख्तियार लिया है। तो जो डेलीगेशन अफगान जिस सोसाइटी का नुमाइंदा तालिबान से मुज़ाकरात करेगा उसमें अफगान हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। इसलिए आज आपने देखा कि अशरफ गनी की बजाय फिर प्राइम मिनिस्टर की बात करवाई गई है अब्दुल्ला से। तो ये उस कोशिशों का एक तो ये है कि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उस सिस्टम में एकोमोडेट हो, और पाकिस्तान को ये भी डर है कि ये जो कुछ हुआ है, तालिबान को जितनी रियायत दी है ये डोनाल्ड ट्रंप ने दी है और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इसके हक में नहीं है। तो पाकिस्तान को ये भी डर है कि अगर अगले चंद महीनों के दौरान इंट्रा अफगान डायलॉग कामयाब ना हुए तो वो प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है। और दूसरी तरफ अफगान हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट है कि जो इस मामले को तूल देना चाहते हैं, और वो इस इंतजार में बैठे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए तो शायद ये प्रोसेस रिवर्स हो जाए। यकीनन नवंबर में इलेक्शन भी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए।